नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी विस्तार कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर मंथन हुआ है। करीब 5 घंटे तक चली बैठक की समीक्षा की गई है। तो मिशन मोड में है बीजेपी। पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर मंथन किया गया है। 5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में समीक्षा की गई है। सीटों पर खासतौर से मंथन हुआ है। चुनाव में हारी हुई सीटों पर तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो सीटें बीजेपी से छूट गई थी, अब एक बार फिर से उन पर नजर है बीजेपी की। और 5 घंटे की ये बैठक और इस बैठक में समीक्षा की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। तो बीजेपी विस्तार कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी अपडेट, मिशन मोड में है बीजेपी। 2024 से पहले लगातार लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां की जा रही हैं। संगठन और पार्टी को मजबूत करने का जो दृढ़ संकल्प है, उसको पूरा करने का प्रयास हो रहा है। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बैठक खत्म हो गई है, 5 घंटे चली है बैठक, बड़ी समीक्षा की गई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में आज एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी के विस्तार जो कार्यालय है वहां पे बैठक चली है और करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली है। और इस बैठक में समीक्षा की गई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सके। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, या यूं कहें कि कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वहां पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी करे, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा विनोद तावड़े की बात करें, संबित पात्रा की बात करें या सुनील बंसल की बात करें, इसके साथ ही तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहे। कुछ लोग वर्चुअली तौर पर भी इस बैठक में जुड़े थे। निश्चित रूप से आपने देखा होगा पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ही कई बैठकें हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में करीब 5 से 6 बैठकें, इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में करीब 1 बैठक हुई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास पर भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, वो भी बैठक करीब 5 घंटे के आसपास चली थी। आप देखिए, एक तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की चर्चा चल रही है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जा सके, इसको लेकर कवायद कर रही है, लगातार बैठकें कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां पे एक बार फिर से नए सिरे से तमाम केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और चुनाव में हारी हुई सीटों पर कहीं ना कहीं मंथन हुआ है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी चूंकि कई राज्यों में होने वाले हैं, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो आज काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय विस्तार कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हुई है। बिल्कुल, और देखिए, इस बैठक के जरिए बड़े निर्देश जो हैं दिए गए हैं और कहीं ना कहीं बड़े लक्ष्य भी रखे गए हैं। उसको हासिल करने की दिशा में बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। आसमान से आफत की बारिश हो रही है। लगातार नदियों का जलस्तर उफान पर है। उफनती नदियां बाढ़ की आशंका पैदा कर रही हैं। बाढ़ के प्रभाव से निपटने के लिए सीएम योगी ने 31 मई को निर्देश दिया था कि 15 जून तक बाढ़ परियोजनाएं पूरी कर ली जाएं। इसके लिए उन्होंने डेडलाइन भी दी थी, जिसकी 30 जून आखिरी तारीख थी। मॉनसून आ चुका है। बारिश तेजी के साथ पूरे प्रदेश में जारी है। अभी तक अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों की योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद भी बाढ़ परियोजनाओं में सिंचाई विभाग, इंजीनियरों ने बड़ा खेल कर दिया है। अभी तक हर जिले की परियोजनाएं आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। तो वहीं जल शक्ति मंत्री का कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी लापरवाह अधिकारी पाए जाएंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर क्षेत्र में 1-2 परियोजनाएं थी जो विलंब में टेंडर हुआ है, उसके कारण वो विलंब हुआ है। बाकी सभी परियोजनाएं राज्य की हम बरसात के पहले, बरसात तो आ चुकी है लेकिन फिर भी हम कंप्लीट करेंगे। और पूर्ण विश्वास आपके माध्यम से जनता जनार्दन को दिलवा देना चाहता हूं, जब से आदरणीय योगी जी की सरकार बनी है पिछले 6-7 सालों से, 2017 से, मैं किसानों का न्यूनतम नुकसान हो रहा है और आने वाला समय में
न्यूनतम और कम हो जाए, इसके लिए हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि न खेत का कटान हो, न किसी का उजड़ खाड़ हो, न जनहानि हो गोरखपुर क्षेत्र में। तो लगातार क्या स्थिति बनी हुई है जहां सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की है, बड़े फरमान भी दिए हैं। कहा है कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी मौके पर जाकर खुद निरीक्षण करें ताकि जनता परेशान ना हो। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी संवेदनशील स्थलों का भौतिक निरीक्षण करें, ये भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। ठेके पट्टों से दूर रहे अपराधी माफिया छवि के लोग, ये भी कहा गया है। तो देखिए किस तरीके से कुल मिलाकर ये आदेश है कि इस आपदा के समय जिस तरीके से मानसून के सीजन में तेज बारिश हो रही है और लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं, कई घरों तक पानी चला गया है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं उनका चार्ज जो है जिलाधिकारी को सौंपने की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है ताकि जिलाधिकारी खुद मौके पर जाएं, निरीक्षण करें और देखें कि आखिर क्या स्थिति है और स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। राहत सामग्री जो है समय पर पहुंच सके, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और ऐसे में जिस तेजी के साथ बारिश हो रही है और रिकॉर्ड तोड़ जो बारिश दर्ज की जा रही है वो प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। और ऐसे में कोशिश यही है कि संवेदनशील इलाकों में जाकर वहां पर स्थिति का जायजा लेते हुए वहां पर तत्काल राहत पहुंचाई जाए, राहत सामग्री में किसी भी तरीके की देरी ना हो। इसी के साथ साथ लोगों की जान को कोई भी खतरा ना हो, इसके लिए समय रहते उन्हें उस जगह से बाहर निकालना भी एक बड़ा प्रयास है और इसी कोशिशों में सभी लगे हुए हैं। तो बाढ़ की दृष्टि से 24 जिले अति संवेदनशील हैं जो हम आपको बता रहे हैं और संवेदनशील प्रकृति के 16 जिले हैं। तो सहारनपुर, शामली, अलीगढ़ उसमें शामिल है। तो बाढ़ परियोजनाओं में सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने बड़ा खेल किया है। प्रदेश के ज्यादातर बाढ़ प्रभावित जनपदों में योजनाएं आधी अधूरी हैं, तो वहीं एक्सीएन और जेई ने मुख्यालय भेज दी आधी अधूरी रिपोर्ट। तो आखिर किसी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई है लापरवाही, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। तो सिंचाई इंजीनियरों ने अधूरी योजनाओं को भी पूरा दिखाकर मुख्यालय भेजा है और इसी के साथ कई योजनाएं आधी भी पूरी नहीं हुई हैं, उनको 100% पूरा दिखा दिया गया है। तो जो काम है वो कुल मिलाकर कागजों पर पूरी तरीके से सटीक दिखाने का प्रयास हुआ है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए एक तरफ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, दूसरी तरफ लापरवाही, कैसे मैनेज किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो ये कटपटा रची जा रही है कि निश्चित तौर पे बिल्कुल अलग है। साफ तौर पे जिस तरीके से बाढ़ का सीजन चल रहा है और बाढ़ लगातार कई ऐसे जनपद हैं जहां पे जो संवेदनशील जनपद रहेंगे, लेकिन उन बाढ़ों को जो कार्य योजना है, जो उनकी परियोजना है, उनको धरातल पे यानी कि कह सकते हैं कि कागज पे पूरा कर दिया गया है। धरातल पे वो योजनाएं नजर नहीं आ रही। साफ तौर पे जिस जिले की अगर बात करते हैं जहां पे 8 परियोजनाएं हैं या वहां पे 1 पूरी हुई है, जहां पे 20 परियोजना है वहां पे 4 पूरी हुई हैं, तो इस तरीके से योजनाएं हैं तो उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। साफ तौर पे ये जो परियोजनाएं हैं इनको बाढ़ से पहले पूरा करने का निर्देश जारी किया गया था, यानी कि जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं उनके नेक इरादे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 15 जून से पहले सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाए, बाढ़ की पूरी तैयारी कर ली जाए, जिससे कि बाढ़ में बहुत ज्यादा लोगों को समस्या ना हो पाए। इसको लेकर के निर्देश जारी किया गया था, लेकिन जो कागज पे दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है, क्योंकि बाढ़ की जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां होती हुई नजर नहीं आ रही थी। जी बिल्कुल, और देखिए अब बड़े सवाल यही है कि जो लापरवाहियां हुई हैं, क्योंकि कागजों पर तो काम ये दिखाया जा रहा है कि 100% काम पूरा हो गया है, लेकिन हकीकत तो इससे कुछ और ही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से हकीकत की अगर हम बात करते हैं, परियोजनाओं की अगर बात करते हैं, जो बाढ़ की परियोजना है, यानी कि साफ तौर पे मानसून आने से पहले उन परियोजनाओं को पूरा कर लेने का निर्देश जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जो है लगातार बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परियोजनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। साफ तौर पर जो बाढ़ की परियोजना है उनको तो सबसे पहले पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही है और अधिकारी लगातार जो है लापरवाही
लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़े सवाल उठते हैं कि जब जो है ट्रांसफर पॉलिसी आती है तो उसको शून्य कर दिया जाता है। साफ तौर पे ऐसे जो अधिकारी हैं जो लगभग 8-8, 10-10 सालों से एक ही जगह पे जमे हुए हैं, तो वो मनमाने ढंग से काम करने लगे हैं, उनको हटना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सारी बात है कि परियोजनाओं की, तो परियोजनाओं को पूरी करने के निर्देश पहले जारी कर दिए गए थे, लेकिन धरातल पर अभी तक वो उतर नहीं पाए हैं। जी बिल्कुल, और देखिए यही कोशिश के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। लगातार समय समय पर वो समीक्षा कर रहे हैं और बावजूद इसके देखिए लापरवाहियां सामने आ रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अधिकारियों की लापरवाही पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ खफा है। जहां बारिश का आफतकाल है और ऐसे में लापरवाही की जहां कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ताकि जो असर है, जो प्रभावित है, वो जनता ना हो, लेकिन बावजूद इसके ऐसा हो रहा है। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो अधिकारियों की लापरवाही पर जो है किसी भी तरीके से उन पर ही भारी ना पड़े, अब ये बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख स्पष्ट है कि जो कागजों में तस्वीर दिखाई जा रही है उसके उलट आखिर हकीकत क्यों है। बाढ़ प्रबंधन तंत्र कितना तैयार था इससे पहले, क्योंकि लगातार मानसून शुरू होने से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठकें शुरू कर ली थी और दिशा निर्देश भी दिए गए थे। बावजूद इसके आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ आखिर क्यों ऐसे अधिकारी जो हैं लापरवाही कर चुके हैं, अब उस लापरवाही का खामियाजा आखिर कौन भुगत रहा है? तो जनता भुगत रही है और ऐसे में जनता को राहत देने की ही कोशिश में सभी जुटे हुए हैं। तो बारिश का आफतकाल है, ये बाढ़ प्रबंधन तंत्र कितना तैयार है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। इसीलिए क्योंकि तस्वीरें जो ग्राउंड जीरो से सामने आ रही है वो डरावनी हैं, भयावह हैं कि आखिर जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं, ये नौबत क्यों पड़ी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को निर्देश देने पड़ रहे हैं कि डीएम वहां पर जाकर खुद जानकारी लें, खुद जायजा लें। आखिर जिम्मेदारी को कब समझेंगे सभी अधिकारी, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए बाढ़ की दृष्टि से 24 जिले हैं अति संवेदनशील, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ संवेदनशील इलाकों को भी चिन्हित किया गया है, जिनकी संख्या 16 बताई जा रही है, जिसमें सहारनपुर है, शामली है, अलीगढ़ है, बरेली है, हमीरपुर है, गौतम बुद्ध नगर भी संवेदनशील है। तो प्रदेश के ज्यादातर बाढ़ प्रभावित जनपदों में योजनाएं आधी अधूरी पड़ी हुई हैं, जिसके चलते ये संकट और ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो एक्सीएन और जेई ने मुख्यालय भेजी थी आधी अधूरी रिपोर्ट। आखिर ये गड़बड़ झाला क्यों? तो संवेदनशील जिलों में करोड़ों की परियोजनाएं आधी अधूरी पड़ी हुई हैं, ये सब क्यों हो रहा है? और आखिर इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या सिर्फ कागजों पर पूरा करने के लिए उद्देश्य रखा गया था? ये भी बड़ा सवाल है। तो वहीं स्थिति जो है वो और ज्यादा हाथ से ना निकले, इसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं। तो 2023-24 की बाढ़ परियोजनाएं भी अधूरी हैं। तो बारिश का आफत काल है ये, और ऐसे में लापरवाही जो की गई है उसके चलते स्थिति अनियंत्रित ना हो, इसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। मानसून से पहले भी हालांकि देखिए बैठकें हुई थी, समीक्षा की थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और ये कहा गया था कि जहां पर ज्यादा खतरा है उन इलाकों को चिन्हित किया जाए, वहां पर पहले से ही व्यवस्था हो, लोगों को सुरक्षित स्थान में शिफ्ट किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। ऐसे में बाढ़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन की तैयारी क्यों फेल हो गई ग्राउंड जीरो पर, यह बड़ा सवाल है। तो वहीं कई आधी अधूरी परियोजनाओं को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो यूपी सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए जारी किए हैं 1114 करोड़ रुपए। तो फर्जी रिपोर्ट भेजने वाले लंबे समय से जमे ऐसे इंजीनियरों पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। तो बस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर, बाराबंकी, सीतापुर जैसे जिलों में ज्यादातर परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। तो परियोजनाएं अधूरी हैं, जबकि उनको टारगेट जो था वो कुछ और ही दिया गया था। बावजूद इसके
ये योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी के संज्ञान में ये नहीं आई और आधी अधूरी रिपोर्ट भेज दी जाती है, कागजों पर 100% काम दिखा दिया जाता है। क्या ये सब से ये स्थिति कंट्रोल में आ पाएगी, जो कि लगातार बारिश की वजह से उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि सड़कें जो है तालाब बन चुकी हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए किस तरीके से ये गड़बड़ झाला है, जहां एक तरफ आफत की घड़ी है तो दूसरी तरफ योजनाएं आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। क्या हो रहा है ये? बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़े सवाल हैं और सवाल इसलिए भी हैं कि हर साल एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश में बाढ़ परियोजनाओं को लेकर जारी किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 24 जिले ऐसे हैं जो कि संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिले पूर्वांचल से आते हैं। उसके अलावा पीलीभीत जैसे जिले हैं, बलिया जैसे जिले हैं, जहां हर बार बाढ़ की विभीषिका आती है। उत्तर प्रदेश सरकार इनको एक बड़ा बजट देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 31 मई को एक बैठक की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री दोनों, उसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के एनसी, पीएनसी, बाढ़ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव जल शक्ति भी इस दौरान मौजूद थे। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था कि लगातार जिस तरीके से बाढ़ की समस्याएं 24 जिले जो कि क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं वहां पर आती हैं, उनको लेकर तैयारियां पूरी कर ली जाएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरा बजट इन जिलों को दिया गया है और पूरे बजट की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश की जो कि अंतिम डेडलाइन थी इन परियोजनाओं को पूरा करने की, उनसे 15 दिन पहले ही पूरी कर लिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी 15 जून तक ये योजनाएं पूरी नहीं की जा सकी। उसके अलावा जो 30 जून विभाग की डेडलाइन थी, उस तारीख तक भी ये योजनाएं पूरी नहीं हो सकी। हालांकि पूरे मामले को लेकर विभाग के पास रिपोर्ट भी भेजी गई। कई ऐसे जिले हैं जहां पर योजनाएं अभी रिपोर्ट जो न्यूज़ वन इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है, उस रिपोर्ट में भी ये सारी चीजें साफ साफ है कि किस तरीके से जिलों में योजनाएं अधूरी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े पैमाने पर एजेई और एक्सीएन है जो इन जिलों में तैनात हैं, उनके पास एक ही चार्ज है कि केवल बाढ़ से संबंधित चीजों को वो देखें। और यही एक वजह है कि 10 साल, 8 साल, 5 साल जैसे समय से ये इंजीनियर इन जिलों में लगातार तैनात हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि बाढ़ की जो परियोजनाएं हैं उनको ये देख रहे हैं जिसके बिहाफ पे इनके तबादले नहीं होते हैं। बावजूद इसके ये बाढ़ की परियोजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर योजनाएं पूरी भी नहीं है, जैसे कि ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ वन इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है, लेकिन उन योजनाओं को पूरा बता दिया। चाहे वो बस्ती जिला हो जहां पर 7 परियोजनाएं हैं, 5 अधूरी हैं। उसके अलावा बलिया जिला हो जहां ज्यादातर परियोजनाओं को पूरा बता दिया गया, लेकिन ग्रांड रिपोर्ट में अभी भी वो अधूरी हैं। उसके अलावा पीलीभीत जिला है, महाराजगंज जिला है, ऐसे जिले हैं जो नेपाल से लगी हुई 12 परियोजनाएं हैं, 12 की 12 अधूरी हैं। सबसे ज्यादा बाढ़ की विभीषिका नेपाल और आसपास के इलाकों में होने वाली बारिश से होती है। लगातार कई ऐसे जिले हैं जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है, लेकिन कहीं न कहीं ये इंजीनियर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की योजना को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन इंजीनियरों के तबादले क्यों नहीं होते हैं, जो इंजीनियर योजनाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। खास तौर पर बस्ती जैसे जिले, बलिया जैसे जिले या महाराजगंज जैसे जिले, उसके अलावा लखीमपुर हो, सीतापुर हो, बाराबंकी हो या उसके अलावा बहराइच हो, श्रावस्ती हो, ये वो जिले हैं जहां पर हर साल बाढ़ की विभीषिका आती है। हर साल सरकार बड़ा बजट देती है कि बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाया जाए, तो आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? सवाल न्यूज़ वन इंडिया लगातार उठा रहा है, अपने दर्शकों को दिखा रहा है, उन तस्वीरों को भी दिखा रहा है जो ग्राउंड रिपोर्ट से आई हैं, उन रिपोर्ट्स को भी दिखा रहा है जो इन इंजीनियरों ने मुख्यालय पर भेजी हैं। अब देखना यह है कि इन पर कब कार्रवाई होती है और कब इन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाता है। बिल्कुल, देखिए कई तो आधी अधूरी रिपोर्ट भेज दी गई है इसके, और कई पे ये दिखा दिया गया है कि 100% काम पूरा हो गया है। ऐसे जो इंजीनियर्स हैं जो लगातार अपनी जगह पर जमे हुए हैं, अब बड़ा सवाल यही है कि उन पर कार्रवाई कब होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता प्रभावित हो रही है, उस तक राहत पहुंचाने की जो मंशा है सीएम योगी आदित्यनाथ की, कहीं ना कहीं उस पर भी पलीता लग रहा है। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर पलीता भी लग रहा है और बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी।
जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट दिया, बजट की कोई कमी नहीं है, कोशिश की कि लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े पैमाने पर ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ आती है, उससे पहले बोल्डर का काम होता है, उसके पहले चीज वहां पर कटान रोकने के लिए स्पर बनाए जाते हैं, उसके अलावा कई जगह कंक्रीट के निर्माण होते हैं, कई जगह तार लगाए जाते हैं, कई जगह जियो बैग्स डाले जाते हैं और कोशिश की जाती है कि बाढ़ से फसलों को नुकसान ना हो, पानी गांवों में ना घुसे, ताकि आबादी को इससे बचाया जा सके। और लगातार इन सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश का जो सिंचाई विभाग है इसकी मॉनिटरिंग करता है। सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि चाहे 2022-23 की परियोजनाएं रही बिल्कुल, देखिए सवाल कई हैं और ऐसे में अब इनके जवाब कैसे मिलते हैं और कब मिलते हैं, ये बड़ा सवाल अपने आप में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खाते में सेंधमारी कर 3 करोड़ 80 लाख रुपए निकालने के मामले में नोएडा सेक्टर 58 पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि गिरोह का सरगना मनु पोला और उसके कई अन्य साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी दबिश के लिए लगातार पुलिस की टीम लगी हुई है। तो एडीसीपी नोएडा शक्ति अवस्थी ने बताया है कि फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की 6 टीमें कई राज्यों में दबिश दे रही हैं। आरोपियों के कब्जे से नोएडा प्राधिकरण के 4 फर्जी पत्र, 2 फर्जी एफडी, 5 लाख रुपए खाते में जमा कराने की एक पर्ची, बैंक खाता खोलने का एक फॉर्म सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि पुलिस ने आरोपियों के खातों में जमा 5 लाख रुपए की रकम के लेन देन पर रोक लगवाई है। थाना 58 की पुलिस टीम द्वारा नोएडा अथॉरिटी के साथ हुए एफडी फ्रॉड में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन 3 अभियुक्तों का नाम राजेश बाबू, मुरारी और सुधीर है। इनके पास से 2 फर्जी एफडी, 4 नोएडा अथॉरिटी के पत्र, 1 बैंक खुलवाने का फॉर्म और इनके खातों में 5 लाख रुपए फ्रीज भी कराए गए हैं। अन्य मुख्य अभियुक्त जिनका नाम मनु पोला और राजेश पांडे हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 3 असलाहा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने असलाहा तस्करों से 4 पिस्टल, 5 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान करंडा थाना क्षेत्र के बेलसड़ी पुल से असलाहा तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से 4 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए असलाहा तस्करों के गैंग बिहार से असलहा लाकर पूर्वांचल के कई जिलों में सप्लाई करता था। पकड़े गए तीनों बदमाश गाजीपुर के रहने वाले हैं और इन पर विभिन्न थानों में संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं। कल चेकिंग के दौरान बेलसड़ी पुल के पास चेकिंग की जा रही थी, उसमें कुछ संदिग्ध अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 4 कंटीमेड पिस्टल्स जो मुंगेर बिहार में बनी हुई बताई गई हैं, वो पकड़ी गई हैं इनके पास से। और बेसिकली जो पूछताछ में निकल के आया है, ये एक तरह से हथियारों के तस्कर थे, वहाँ से लाके और विभिन्न क्षेत्रों में इस जनपद के और आसपास के बगल के जनपद में बलिया और वाराणसी इत्यादि में भी ये सप्लाई करते। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में 10 मुकदमों पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश ने 7 मुकदमों की सुनवाई का शेड्यूल बनाया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में 10 वाद पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद 14 जुलाई को अगली तारीख कोर्ट ने दी है। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की रिवीजन याचिका पर मुस्लिम पक्ष के द्वारा जवाब दाखिल किया गया। 1 महीने बाद हो रही सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से 7 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई में जिला जज के द्वारा एक नई व्यवस्था दी गई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई वादिनी महिलाएं लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू व्यास ने अदालत में अर्जी लगाकर ये मांग की थी कि 7 मामलों की सुनवाई एक साथ ही अदालत में की जाए। तो वहीं वादी ने महिलाओं की मांग पर जिला जज की कोर्ट ने बीते 22 मई को सभी केस को एक साथ सुनने का आदेश जारी किया है। तो आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष की उपस्थिति में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी वाद के साथ 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी और साथ ही इसका शेड्यूल आज तय किया गया है। बताते चले कि पिछले साल दिसंबर में ही ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई वादिनी महिलाओं के द्वारा कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी कि ज्ञानवापी विवाद मामले में एक ही नेचर की सभी याचिकाओं पर सुनवाई एक ही कोर्ट में की जाए। वादिनी महिलाओं ने एप्लीकेशन पर जिला जज की कोर्ट ने 22 मई को सभी केस को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया था। आज एक बड़ी बात हुई कि पहली बार इस मुकदमे में
यूनियन ऑफ इंडिया के अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा कि अभी तक इस मुकदमे की यानी इस प्लेंट की मुझे कॉपी नहीं प्राप्त हुई है, तो उसको उपलब्ध कराई जाए और जो भी प्रोसीडिंग रही है अब तक का वो उसकी भी कॉपी कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए। और इस विषय को उन्होंने आगे देते हुए कि 29 अगस्त को डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में आर्कियोलॉजी सर्वे कराने के लिए, जो हिंदू पक्ष से आग्रह किया गया था और जो बैरिकेटिंग एरिया है उसके संदर्भ में। तो इन सब बातों को सुनते हुए विस्तार से माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, आपको कॉपी सर्व करा दी जाएगी और इस विषय को रखने के लिए माननीय न्यायालय जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने 14 जुलाई का डेट दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।